हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सभी। कैसी चल रही है प्रिपरेशन। 2023 प्रीलिम्स एग्जाम्स ज्यादा दूर नहीं है, न्यू ईयर आ गया है। अब अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो उसी तरीके में करते रहिए। और जो बच्चा ये बिल्कुल सोच रहा है कि यार अभी तो बहुत टाइम है ना, 28 मई को एग्जाम से प्री का, तो आराम से दे लेंगे, तो उसके लिए मैं ये कहूं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि लास्ट में जो 2 से 3 मंथ बचते हैं ना, उसमें तो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर जिसकी तैयारी होती है वो भी थोड़ा सा नर्वस होता है, और जिसकी तैयारी नहीं होती वो इतना नर्वस होता है कैसे आईएएस निकालेंगे। तो वो नर्वसनेस जो होती है ना अंदर से, उसके वजह से वो 3 महीने लास्ट के कुछ नहीं कर पाता है। अगर उसको एक सब्जेक्ट भी दे दिया जाए कि आप इसको कवर कीजिए और आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाए, तो वो भी नहीं कर सकते हो। हम आईआर की क्लास लेकर के आए हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध। अभी हम क्या कर रहे थे कि पॉलिटी की क्लास ले रहे थे और हिस्ट्री का भी क्लास ले रहे थे, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था। पॉलिटी में हम पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। और अब आईआर क्लास लेकर के आए हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की क्लास लेकर के आए हैं। इसमें हम पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कवर करेंगे। तो आप सभी बढ़िया तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, और एग्जाम से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयारी करें। हार्ड वर्क तो करना ही है, पर स्टैंडर्डली जितना ज्यादा हो सके टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। और हमारा फर्स्ट वीडियो है ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संबंध है क्या? अंतरराष्ट्रीय संबंध वो है जो किसी भी देश के, या चाहे अपना भारत देश हो या कोई चीन देश हो, यानी समझें एक सिंपल भाषा में समझें तो किसी देश का किसी देश से लेन देन का, नीतियों का संबंध जो होता है, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। पूरा एक देखो सर्कली भाषा बोल रही है। जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो एक स्वयं से चर्चा कर रहा है, स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि मैं कौन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कौन, आप कैसे बताओगे? आपका नेम बताया, फिर आपने अपना सरनेम बताया। उसी सरनेम से क्या पता चलता है कि आपका जो बैकग्राउंड लेवल है वो क्या है, आप किस में आते हो, एससी में आते हो, ओबीसी में आते हो। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारी स्टार्टिंग के फॉर्म से ही होती हैं। जो एक शब्द होता है वही चीज हमें ये क्लियर कराता है कि हम कहां पर क्या है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो हमें ये बता रहा है कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसका बहुत ज्यादा रोल है कहां पर? जीएस के सेकंड पेपर में। जीएस का सेकंड पेपर जो होता है ना बच्चों, वो पूरा का पूरा होता है, उसको बोलते हैं पीएसआईआर का। पूरा पेपर पीएसआईआर का ही है, सेकंड पेपर। अदरवाइज उसमें अगर आप कहोगे ये क्या है सर, इसमें कुछ और नहीं आना है क्या? देखो आना है ना, पॉलिटी आनी है, पॉलिटिकल साइंस आना है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आनी है। क्या है छोटी मोटी चीजें। अभी पॉलिटिकल साइंस को ही कवर करने में हमें इतना समय लग जाता है कि कम से कम हमें चाहिए 4 महीने का टाइम, तब जाकर के हम अच्छे तरीके से अपना पॉलिटी साइंस कवर कर पाते हैं। और फिर इसी में आ गया आईआर। आईआर कवर कहां से करें? तो आईआर कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डेली का जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, क्योंकि आईआर का सीधा सा रिलेट है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपका आईआर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आईआर नहीं पढ़ते हैं तो किसी टीचर्स का एक अच्छा सा नोट आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप नोट्स के जरिए से पढ़ सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा इस पर रहती है। जिस प्रकार से, चाहे वो लेन देन का हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, नीतियों का हो, कारकों का हो, ऐतिहासिक तौरों का हो, ये सारी चीजें जो होती हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध को रिलेट करती हैं। जिसमें हमारा है क्या कि विदेश नीति। आज हम जो समझेंगे, हम समझेंगे विदेश नीतियां और विदेश नीतियों के कारक।
विदेश नीतियां है क्या? विदेश नीति वो चीज होती है जो एक साधारण भाषा में समझते हैं तो विदेश नीति है हमारे देश, यानी कि जिस देश में अपन रह रहे हैं, हमारे देश से बने हुए सामान्य कार्यों का जो संबंधित या नैतिकताएं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे कार्य हैं और जो हमारे संबंध है किसी अलग विदेश से, उन सभी के बारे में ये जानकारी मिलती है विदेश नीतियों से कि हमारा जो देश है वो कितना क्या कर रहा है, किस तरीके से हमारा क्या बजट है, किस तरीके से हमारा क्या कार्यों पर हमारी अच्छी पकड़ है, हमारे देश की स्थितियां क्या है, ये विदेश नीतियों के चंगुल की ही बात है। तो विदेश नीति में कुछ बातें हैं कि दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध उसके बाहरी संबंध के रूप में माना जाता है। समझ रहे हो आप क्या कह रहा है कि दुनिया के जो अन्य देश हैं, अपने भारत को ले लो यार, दुनिया के जो अन्य देश हैं उनके साथ संबंध उसके बाहरी संबंध के रूप में माना जाता है विदेश नीति का। ये फैक्ट है कि किस प्रकार से होता है, जो हमारे देश का एक संबंध है उसको अन्य देशों के संबंध के साथ बाहरी संबंध के रूप में ही माना जाता है। बाहरी संबंध कुछ सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित होती हैं। किस पर नीतियों पर होते हैं ना, मैंने कहा था कि जो संबंध होते हैं हमारे देश के और बाहरी देशों के, वो किस पर निर्भर होती हैं, हमारी नीतियों पर, जो नीतियां बनाई गई होती हैं ना। ऐसी कई कारक हैं। कारक क्या होते हैं? कारक वो हैं जो हमारी एक स्थितियों की गणना करते हैं कि हम क्या हैं, कहां पर हमारी पोजीशन है, क्या स्थितियां हैं हमारे देश की, वह कारक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कारक है, ऐसे कई कारक हैं जो विदेश नीति को किसी राष्ट्र पर निर्धारित करते हैं। विदेश की जो नीतियां होती हैं उसको उस देश के लिए निर्धारित करते हैं, वह कारक ही कह सकते हैं, और वह राष्ट्र पर निर्धारित कर देते हैं। भारत विविधताओं का राष्ट्र है। क्या है विविधता? विविधता क्या है? विविधता एक ऐसा सर्किल कह सकते हैं जो फैला हुआ है ना, जहां पर सभी प्रकार का व्यापार हो रहा है, नीतियां निकाली जा रही, ये सारी चीजें हैं जो विविधताओं से है। और हमारा भारत जो देश है वो क्या है? विविधताओं का राष्ट्र है। क्वेश्चन अगर आए यहाँ पर प्रीलिम में आ जाए, प्री में हालांकि आते नहीं क्वेश्चन, पर आते हैं ये वाले, यहां से आ सकते हैं कि भारत विविधताओं का क्या है? राष्ट्र। क्वेश्चन इतना यहां से बन सकता है कि कौन सा देश विविधताओं का राष्ट्र है? तो कौन है? हमारा भारत। विदेश नीति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। जो विदेश की नीतियां होती हैं, है ना, जो विदेश की नीतियां होती हैं वह किस लिए ली जाती हैं? हमारे लक्ष्यों के लिए। और जो उद्देश्य होते हैं हमारे, कोई उद्देश्य है किसी कार्य को करने के लिए, कोई क्षमताओं की गणना करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ही हमारी नीतियां बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि विदेश की जो नीतियां हैं और उनके कारक हैं। तो विदेश नीतियों के कारक कौन कौन से हैं? राज्य, क्षेत्र, आकार कारक में ही आते हैं। भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राष्ट्रहित कारक, ये सभी क्या है? कारक हैं। कारक में क्या है उनके बारे में हम समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि भौगोलिक कारक है क्या। भौगोलिक कारक वो हैं जो हमारी भूमि का, यानी भूमि से जुड़े हुए, चाहे वो खजन हो, या चाहे वो हमारे खाद्यान्न हो, या चाहे हमारा एक जमीनी व्यापारिकता हो, ये सब हमारे भौगोलिक में आएंगे, है ना। भौगोलिक कारक यही होते हैं जो हमारे कच्चे तेल हो गए, ये सारी चीजें हो गई, खेत से उपजाऊ या जमीन से उपजाऊ चीजें, मौसमी चीजें हो गई, मौसम हो गए, मानसून हो गए, ये सारी भौगोलिक कारक हैं, है ना।
ऐतिहासिक कारक क्या है? जो कारक एक बहुत पहले थे अब उनकी गणना की जा रही है, वो ऐतिहासिक कारकों में आएंगे। राष्ट्रहित क्या है? जो अपने ही राष्ट्र के हित के लिए कुछ करते हैं उनको ही हम राष्ट्रहित के कारक कहते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम राज्य क्षेत्र आकार को समझ लेते हैं ना। तो राज्य क्षेत्र आकार है क्या? राज्य एक आकार है, यह बात समझ में आई। अब हमें इतना समझना है कि राज्य क्या है? एक आकार है। आकार है क्या? किसी की एक आकृति है जो राज्य को बनाती है कि भाई ये तुम्हारा राज्य है, यहां पर तुम्हें ये काम करने हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि राज्य के क्षेत्र का आकार। राज्य एक आकार है जिसमें मानव और गैर मानव दोनों हैं। अब ये क्या पॉइंट है? मानव और गैर मानव। मानव का मतलब समझ रहे हो आप? मानव का मतलब है जो बहुत सक्षम है ना। मानव का मतलब जो है यह क्या है? सक्षम। और गैर मानव, गैर मानव का मतलब समझ रहे हैं? गैर मानव मतलब सक्षम तो है पर थोड़ा बहुत है, और जो अपने राष्ट्र के प्रति कारगर ना हो उसको हम कह सकते हैं गैर मानव। अब इसमें ये मत सोचने लगता ना कि यार सर एनिमल्स भी तो हो सकते हैं क्योंकि गैर मानव है। तो बच्चों एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ह्यूमनिटी की बात हो रही है। तो हम ह्यूमन पर बात कर रहे हैं ना कि एनिमल्स पर बात कर रहे हैं। तो किसी का कमेंट डाउटनेस ये नहीं आना चाहिए कि सर मानव और गैर मानव कहा था, गैर मानव वो हो जाएंगे जो जानवरों में आएंगे, पक्षियों में आएंगे। नहीं बच्चों, मानव ही गैर मानव में होते हैं। कौन होते हैं? जो हमारे लिए सक्षम होते हैं, अपने देश के प्रति कारगिल नहीं होते हैं। विदेश नीति महत्वपूर्ण कारक है। देख रहे हैं आप, जो विदेश की नीतियां होती हैं वह बहुत महत्वपूर्ण कारक मानी जाती हैं। बड़े राज्य की नीति छोटे राज्य की नीति से भिन्न हुए, यानी कि क्या है? जो बड़ा राज्य होता है ना और जो छोटा राज्य होता है उन दोनों की नीति में भिन्नता होती है। स्वाभाविक सी बात है ना। कोई अगर बहुत बड़ा कोई अपन एक एग्जाम्पल के बेस पर लेते हैं, एक तरफ तो है बहुत सारी सेना, एक तरफ है मात्र छोटी सी सेना। अब दोनों में एक टकराव किया जाए, जब दोनों में टकराव होगा तो कौन हार सकता? स्वाभाविक सी बात है छोटी सेना हार जाएगी ना, क्योंकि बड़ी सेना है, बड़ी कागार में कितना मानेंगे, हार ही जाएंगे। तो वही कहने का मतलब है बच्चों इसका कि जो बड़े राज्य हैं और जो छोटे राज्य हैं वो भिन्न होते हैं। छोटे राज्य क्या करेंगे? छोटे हिसाब से कार्य कर पाएंगे। जो बड़े राज्य हैं वो बड़े हिसाब से कार्य कर पाएंगे, है ना। तो जो छोटे राज्य होते हैं वो बड़े राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम सक्षम रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े राज्यों की नीति और छोटे राज्यों की नीति में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ? दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक मानव व गैर मानव। जो संसाधन के बारे में राष्ट्र आमतौर पर बड़ी शक्तियां हैं। क्या है? कि जो अधिक मानव है और गैर मानव हैं उनके संसाधन वाले राष्ट्र आमतौर पर बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं, है ना। जो अधिक मानव होंगे, है ना, और जो गैर मानव होंगे, वहां पर होगा क्या कि जो शक्तियां होंगी उनके संसाधनों की, संसाधन समझते हैं आप क्या है? संसाधन मतलब होता है कि हमारे कार्यों को सरलता पूर्वक हो सके उसको हम संसाधन बोलते हैं। चाहे वो पैसे का संसाधन हो सकता है, चाहे वो किसी एक स्थाई से दूसरे स्थाई तक जाने वाला संसाधन हो सकता है, चाहे तो वो कार्यों को करने के लिए खुदाई वाला संसाधन हो सकता है, या तो हम फावड़े से किसी जमीन को खोद रहे हैं तो वो फावड़ा क्या है? संसाधन है। अगर हम कहीं अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें संसाधन क्या है? हमारा बाइक संसाधन हो गया है। तो उसी प्रकार के नीतियों के संसाधन में यह आमतौर पर बड़ी शक्तियां हैं। समुदाय में बड़ी शक्ति बनाने या बनने की इनकी बेहतर संभावना होती है। समुदाय में जो समुदाय होते हैं, समुदाय है क्या? ग्रुप बोलते हैं उसको, समूह बोलते हैं। जो ग्रुप होते हैं उनमें इनकी बड़ी शक्ति बनने की बेहतर संभावना होती है। किसकी होती है? जो अधिक संसाधनों का मानव है ना, अधिक संसाधनों का राज्य है, उसको क्या है कि बहुत बड़ी शक्ति और बनने की संभावना अधिक ज्यादा होती है ना। ये तो हमारा क्लियर हुआ है राज्य क्षेत्र का आकार। अगर किसी का कोई भी डाउट
किसी भी पॉइंट पर रहता है तुरंत कमेंट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई डाउट्स रह जाता है। डाउट्स हमें नहीं रखना है इसलिए, ठीक है बच्चों। बात करते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक को हम समझ चुके हैं कि जो भौमिकता से जुड़े हुए तथ्य होंगे वो हमारे भौगोलिक कारक होंगे, है ना। इतना सा पॉइंट समझ लिया। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि विदेश नीति का सबसे स्थायी और स्थिर कारक के राज्य भूगोल है। क्या कहा उसने कि जो विदेश नीति का सबसे स्थायी और अस्थायी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भौगोलिक राज्य कारक होते हैं। राज्य के कारक भी कह सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं कि विदेश की नीति का स्थायी और अस्थायी हो उसको हम भौगोलिक कारक कह सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि स्थायी और अस्थायी राज्यों का एक बदलाव होना, है ना। इधर से ऐसा होना, पहले ऐसे हो रहे थे फिर ऐसे हो गए। ये सारी चीजें कब होती हैं, हमारे मानसून पर डिपेंड। भौगोलिक बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर राज्य क्षेत्र के करते तो कुछ और पॉइंट होता। भौगोलिक चर्चाओं में ये चीजें होती रहती हैं कि कभी मानसून की गणना से कभी अस्थायी हुआ, फिर स्थिर हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, राज्य की गणना खराब हो जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्थान, भूमि, जलवायु और उसकी उर्वरता प्रमुख भौगोलिक कारक हैं। देखिए आई बात वहीं पे, कारक कौन से हैं, भूमि, जलवायु, उर्वरता, भौगोलिक के ही कारक हैं। किसके, भौगोलिक के। आप कहीं से ये पूछने की जरूरत नहीं, जो स्थान होते हैं, स्थान क्या है, भौगोलिकता है। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, वो क्या है, भौगोलिकता पर ही डिपेंड है ना, ठीक है। यह राष्ट्र की क्षमता को निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं बच्चों, भूमि, जलवायु, स्थान, उर्वरता, यह राष्ट्र की क्षमता को निर्धारित करते हैं। क्यों करते हैं कि कहां पर किस प्रकार का स्थान है, कहां पर किस प्रकार की वायु है, कहां पर किस प्रकार का जल है, कहां किस प्रकार की उर्वरता, खाद्यान्न है। यही सब चीजें उस राष्ट्र की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं कि उसकी क्षमता किस हिसाब से होगी, क्या वो वाकई में अच्छा एक राष्ट्र है या नहीं है। यही सारी चीजें जिस प्रकार से देख सकते हैं आप, भूटान हो गया, नेपाल जैसे शहर हो गए, ये क्या है, ये सब चीजें इन्हीं पर डिपेंड होकर के उनकी राष्ट्रीयता थोड़ा सा लगती है कि हाँ यार निचले लेवल पर है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य भौगोलिक कारक प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति है। क्या है, उपस्थिति है। कौन है, जो हमारे भौगोलिक कारक होते हैं, प्रकृति के संसाधनों में उपस्थिति देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दुर्लभ और कच्चे तेलों का भंडार है। देख सकते हैं आप, आया तेल, कच्चे तेल भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा क्या है कि IR में ये सबसे मेन अच्छा पॉइंट है कि हमारे भारत कच्चे तेलों का भंडार माना जाता है। ये सारी चीजें हमारी भौगोलिकता पे हैं। अगर आज हमारे राष्ट्र को थोड़ा सा एक लेवल दिया हुआ है, आज उच्च लेवल माना जाता है किसी स्तर से, तो वो हमारा भौगोलिक नीतियों का कारक ही हो सकता है ना। उसी की वजह से हम आज थोड़ा बहुत अच्छे खासे हैं कि हाँ यार हमारी कोई पहचान है राष्ट्रों में, इसी वजह से कि हमारा क्या भौगोलिक कारक है ना। भौगोलिक कारक का हमारा पॉइंट पूरा हुआ कवर। अब चर्चा करते हैं ऐतिहासिक कारकों पर। ऐतिहासिक कारक हैं क्या, जो इतिहास में दोहराए गए थे, है ना। पॉइंट है कि राष्ट्रों की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। महत्वपूर्ण निर्धारक है जो राष्ट्रों की विदेश नीति का, विदेश की जो नीतियां रही हैं उनका क्या है, महत्वपूर्ण निर्धारक है। ये निर्देश देता है, निर्धारित करता है कि भाई क्या है भाई, है ना, राष्ट्र का विदेश नीतियों पर क्या एक प्रकाश है, वो चीजें बताता है ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के संबंध ज्यादातर पिछले इतिहास की विरासत है। अगर आज थोड़ा सा हम लोगों को एक दुश्मनी का मोड़ लेना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं
हमारे इतिहास की विरासत है। कुछ इतिहास में ऐसे कार्य हुए हैं जो ऐतिहासिक कारक पर निर्भर हैं, वह इसी वजह से हैं कि भारत पाक के संबंध ज्यादातर पिछले इतिहास की विरासत है कि क्यों इसके संबंध किस प्रकार अभी हैं। अधिकांश नए संप्रभु राज्यों भारत के सहित की विदेश नीतियों को साम्राज्य विरोधी और उपनिवेशवाद है। क्या है? अधिकांश नए जो संप्रभु है ना, राज्य हैं, चाहे भारत के सहित ले सकते हैं, वो विदेश की नीतियों का साम्राज्य विरोधी और उपनिवेशवाद ही कहलाते हैं। ये हमारा हुआ ऐतिहासिक कारक कंप्लीट। अब बात करते हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित के बारे में थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे कि हमें राष्ट्र के हित में क्या कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्र के हित में किस तरीके से अपना योगदान देना चाहिए। थोड़ा सा पहले पॉइंट समझ लेते हैं, फिर आगे की हम थोड़ा प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। पॉइंट है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति के संचालन में अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखता है। देख रहे हैं आप कि प्रत्येक जो राष्ट्र है ना, वह अपनी विदेश नीति का संचालन चाहे किसी भी प्रकार से करे, वो राष्ट्र हित के ध्यान में रख के करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ राष्ट्र 1 सेकंड ब्रेक लूंगा। हाँ बच्चों, कुछ राष्ट्र समय के साथ समान एवं कुछ बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि किसी में क्या होता है कि कभी फिर वो ऊंच नीच का स्तर आ गया, कभी उनका राष्ट्र हित अच्छा था, आज नीचे हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, राष्ट्र के हित, किसने कितना कमाया, किसकी कितनी गणना हुई, किसका कितना बजट है, किसका कितना जीडीपी है, किसका कितना क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी का हिस्सा ये होता है ना। एवं कुछ बदलते रहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है। देखो क्यों बदलते रहते हैं, उस पर चर्चा। यह इस पर निर्भर करता है कि किस राष्ट्र ने विकास के किस स्तर को हासिल किया। आ गया जीडीपी, आ गया इकोनॉमी, यही सारी चीजें हैं कि किस पर कितना विकास किया, यानी कितनी उसने कमाई की, कितनी उसकी आर्थिकता बढ़ी, कितनी उसकी आर्थिकता लो हुई, यही चीजें उसकी निर्भर करती हैं। इसी पर डिपेंड होता है कि वो बदलते रहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है कि चीन एक निर्यातोन्मुखी की अर्थव्यवस्था है। निर्यातोन्मुखी की मतलब समझ रहे हैं, लेन देन वाला है ना। उसका सिस्टम क्या चलता रहता है, इधर से चीजें ली उधर दे दी, इधर से ली उधर दे दी, ये निर्यातोन्मुख कह सकते हैं, है ना। इसलिए इसको अर्थव्यवस्था ठीक है। और क्या है, अर्थव्यवस्था। अधिकांश आर्थिक विकास निर्यात की मात्रा से जुड़ा है। अधिकांश जो आर्थिक विकास है वो निर्यात से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम निर्यात नहीं करेंगे, किसी से लेन देन नहीं करेंगे, तो हमारा क्या आर्थिकता पता चलेगी, क्या है क्या नहीं, हम किस स्तर पर है ना। ये राष्ट्र के कार्यों पर डिपेंड होता है बच्चों। आज हमने क्या क्या सीखा है कि विदेश की नीति क्या है और नीतियों के कारक क्या हैं, उनको हमने समझा है। अब आगे की क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे और विदेश नीतियों से बढ़ते हुए आगे ऐतिहासिक तौर और भी आईआर, पूरा आईआर कवर करना है हमें, है ना। और कोई भी अगर आपका डाउट्स रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें यार, जिससे अच्छे जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। कल की आईआर की क्लास में तैयार रहना। टाइम रहता है हमारा 6 बजे का रख लेते हैं, 6 बजे अपलोड रहेंगी, तो 6 बजे आप आईआर लीजिए, पॉलिटी का भी क्लास लीजिए, हिस्ट्री का भी क्लास रेगुलरिटी से चलते रहेंगे, है ना। नया साल है, नए साल को हमें एक नए तरीके से परफॉर्मेंस करना है। जिन बच्चों ने 2022 में प्री अनक्वालिफाई हुए थे, उनको इस बार प्री क्वालिफाई होना है। मेहनत करेंगे हम लोग, साथ हम आपके खड़े हुए हैं। आप मेहनत कीजिए, जो भी डाउट है बिल्कुल क्लियर होंगे।
फोन नंबर भी मैंने अबाउटिकेशन में डाल रखा है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, अबाउट पर क्लिक करके देखेंगे, वहां पर फोन नंबर भी है। आप कॉल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से भी कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद डाउट्स वहां पे आपके देखूंगा और क्या बात है उनको समझूंगा, है ना। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।